है पानी पर लिखी कहानी। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है संजीव जायसवाल संजय की लिखी कहानी मिलन। कलकत्ता से आने वाली सियालदा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर रुकी ही थी कि आयोजकों और पत्रकारों की भीड़ ने वातानुकूलित शयनयान को घेर लिया। समाज के उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों की भीड़ के चेहरे से शिष्टता का आवरण अनायास ही सरकने लगा। आगे पहुंचने की आकांक्षा ने एक अजीब सी धींगा मुश्ती का दृश्य उत्पन्न कर दिया था। इस ट्रेन से देश की प्रसिद्ध नृत्यांगना मिलन राय लखनऊ में अपनी प्रथम प्रस्तुति के लिए आ रही थीं। गजरा लगा के रे बिंदिया सजा के आई मैं तो आई रे आई मोहलाई मिलन धुन पिया की। गजरा लगा के रे बिंदिया सजा के आई मैं तो आई रे आई मोहलाई मिलन धुन पिया की। लहर लेती चाल दी थी मधुर ताल आई मैं तो आई रे आई मोहलाई मिलन धुन पिया की। गजरा लगा के रे बिंदिया सजा के आई मैं तो आई रे आई मोहलाई मिलन धुन पिया की। उनके प्रशंसक उनके स्वागत में पलकें बिछाए बैठे थे, किंतु ट्रेन के 2 घंटे विलंबित हो जाने के कारण प्रतीक्षा, अकुलाहट और फिर अधीरता में परिवर्तित हो गई थी। शयनयान के गेट पर मिलन राय की झलक दिखते ही कैमरों की फ्लैश लाइट जगमगा उठी। उनके कदमों ने लखनऊ की सरजमी को चूमा ही था कि पुष्पहारों ने उनकी खूबसूरत गर्दन को चूमना प्रारंभ कर दिया। नाजुक शरीर जब गुलाब की कोमल पंखुड़ियों के बोझ तले दबने लगा, तब मिलन राय ने मुस्कुराते हुए प्रशंसकों के पुष्पहारों को अपनी संगमरमरी हाथों में लेना प्रारंभ कर दिया। संगना हम संगना डोलोगे संगना डोलोगे ना डोलो ना डोलो मैं भी बोलूंगी नहीं तुम संग डोलूंगी नहीं करूं पर मैं क्या बस में नहीं जिया तो आई मैं तो आई रे आई मोहलाई मिलन धुन पिया की। गजरा लगा के रे बिंदिया सजा के आई मैं तो आई रे आई मोहलाई मिलन धुन पिया की। एक प्रशंसक से हार ले वो दूसरे की ओर उछाल देती। जिसका हार वो स्वीकारती वो धन्य हो जाता, लेकिन जिसके ऊपर उनका उछाला हुआ हार गिरता वो तृप्ति के सागर में पहुंच अतृप्ति के गोते लगाने लगता। प्रशंसकों की भीड़ से बहुत मुश्किलों से निकालकर मिलन राय को कार तक पहुंचाया जा सका। प्रसिद्ध नृत्यांगना के रूप में उनका ये लखनऊ में प्रथम आगमन था, किंतु उनके जीवन के कई महत्वपूर्ण वर्ष लखनऊ में ही व्यतीत हुए थे। कितना कुछ बदल गया था उनके जीवन में इन चंद वर्षों में। हारी रे लो मेरी हारी रे हारी रे हारी भई तुम पे भई तुम पे वारी रे सैया तुम पे वारी रे वारी रे वारी ए जी अब तो बोल दो मान जाओ अखियाँ खोल दो बल में
में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ था। स्टेशन से RDSO कॉलोनी तक जाने वाली सड़क आज भी वैसी की वैसी ही थी, बिल्कुल शांत। जाने कितने दास्तानों को अपने कलेजे में समेटे हुए वो आज भी किसी आगंतुक की प्रतीक्षा में लीन थी। हाँ, RDSO कॉलोनी में कुछ परिवर्तन अवश्य हुए थे। NXC भवन के पीछे बना नवीन ऑडिटोरियम अब विशिष्ट समारोहों का साक्षी और प्रतीक बन चुका था। इसी ऑडिटोरियम में मिलन राय आज शाम अपनी सुप्रसिद्ध नृत्य नाटिका रति कामदेव इसकी प्रस्तुति करने वाली थी। मिलन राय स्वयं रति की प्रतिरूप थी। कामदेव की भूमिका उनकी सहयोगी नृत्यांगना प्रशस्ति गुहा निभाती थी। मिलन राय की नृत्य मंडली की विशिष्टता थी कि उनमें पुरुष पात्रों की भूमिका का निर्वाह भी नारियां ही करती थी। नृत्य मंडली में एक भी पुरुष कलाकार ना था, केवल साजिंदे और तकनीशियन पुरुष थे। विश्राम गृह से तैयार होकर मिलन राय अभ्यास हेतु ऑडिटोरियम पहुंच गई। प्रशस्ति और अन्य सहयोगी रंगकर्मी 2 दिन पूर्व ही लखनऊ आ गए थे। उनके अथक प्रयत्नों से मंच पर कैलाश पर्वत का दृश्य सजीव हो उठा था। वाह, अद्वितीय, अति सुंदर। प्रशस्ति, तुम लोगों ने तो साक्षात कैलाश पर्वत को वसुंधरा पर अवतरित कर दिया है। वाह भाई, लखनऊ से तुम्हारे जीवन की मधुर स्मृतियां जुड़ी है, इसीलिए हम सब ने आज सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन का निश्चय किया है, ताकि तुम लखनऊ वासियों की स्मृतियों में हमेशा हमेशा के लिए रच बस जाओ। मेरी स्मृतियां? लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हारा बचपन लखनऊ में बीता है, और कौन नहीं जानता कि बचपन की स्मृतियां सदैव मधुर होती है। अच्छा, यदि आज्ञा हो तो मैं भी तुम्हारी योजना में सम्मिलित हो आज की प्रस्तुति को यादगार बनाने में अपना तुच्छ सहयोग अर्पित करूं। माँ बदौलत तुम्हें अनुमति प्रदान करते हैं। तो हो जाए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 रेडी एंड स्टार्ट। मंच पर मिलन की कोमल वाणी अपनी भरपूर शक्ति के साथ गूंजी। इसी के साथ मंच पर अंधेरा छा गया। अचानक बिजली कड़कने की ध्वनि गूंजने लगी। साजिंदों ने पूरे ऑडिटोरियम में तूफान का प्रभाव उत्पन्न कर दिया था। विद्युत कर्मियों का कौशल भी किसी से कम न था। उनके उपकरणों के प्रभाव से मंच पर बने कैलाश के शिखर बिजली कड़कने की ध्वनि से क्षणांश पहले रोशनी से जगमगा उठे थे। इस रोशनी में समाधि में लीन कामदेव बनी प्रशस्ति के शरीर की झलक दिखलाई पड़ रही थी। तभी पर्वत श्रृंखलाओं के पीछे दूर कहीं घुंघरुओं की मधुर धुन सुनाई पड़ी। हर बीतते पल के साथ वो धुन तीव्र से तीव्रतम होती जा रही थी। इसी के साथ तूफान की गति बढ़ती जा रही थी और अचानक दूधिया प्रकाश के गोले के मध्य रति के रूप में नृत्य करती हुई मिलन मंच पर अवतरित हुई। उसके घुंघरुओं की आवाज सुन कामदेव ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले। नृत्य कर रही रति के मादक शरीर पर दृष्टि पड़ते ही उनके शरीर में कंपकपी सी छूट गई। अगले ही पल उनका धनुष उनके हाथों में था। लक्ष्य साधकर उन्होंने फूलों से आच्छादित बाण छोड़ दिया। कामदेव का बाण लगते ही रति बनी मिलन मूर्छित हो गई। क्षण भर के लिए सारे वाद्य यंत्र शांत हो गए, किंतु अगले ही पल रति अंगड़ाई लेते हुए उठ खड़ी हुई और झूम झूम कर नृत्य करने लगी। कामदेव के रूप में प्रशस्ति भी कदम से कदम मिलाकर उसका साथ दे रही थी। दोनों ही मदहोश होकर नृत्य कर रहे थे। कोई भी किसी से कम ना था। संगीत की धुन के साथ साथ नृत्य की लय और गति दोनों बढ़ती जा रही थी।
गगन गगन। सुर और अभिनय की संगत का समा चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ता जा रहा था। अचानक जैसे सप्तम स्वर पर पहुंचकर वीणा के तार टूट गए। तेज चीख के साथ प्रशस्ति मंच पर गिर पड़ी। सारे वाद्य यंत्र एकाएक खामोश हो गए। ऑडिटोरियम में तेज रोशनी वाले बल्ब एक एक करके जलने लगे। क्या हुआ प्रशस्ति? नृत्य करते समय पैर का पंजा तिरछा पड़ गया था। ऐसा लग रहा है मिलन हड्डी चटक गई हो। दर्द के कारण ऐसा लग रहा है मानो दिखाओ तो। प्राण निकले जा रहे हैं मेरे। चिंता मत करो, मोच आ गई होगी, सब ठीक हो जाएगा। प्रशस्ति थोड़ा धैर्य रखो। प्रशस्ति को राहत नहीं मिली, उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा था। मिलन ने कातर दृष्टि से आयोजन समिति के सचिव की ओर देखा। वो उसके मनोभावों को समझ गए थे। समझते भी क्यों नहीं, कार्यक्रम की सफलता की जितनी चिंता मिलन को थी उससे ज्यादा उनको थी। उन्होंने फोन किया तो एम्बुलेंस आ गई। मिलन ने सहारा देकर प्रशस्ति को एम्बुलेंस के भीतर लिटाया और बोली, तुम चलो, मैं दूसरी गाड़ी से आ रही हूँ। एम्बुलेंस के जाते ही उसने जल्दी जल्दी अपने साथियों को कुछ निर्देश दिए और फिर दूसरी गाड़ी से अस्पताल की ओर रवाना हो गई। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं छाई हुई थी। यदि प्रशस्ति को कुछ हो गया तो आज का कार्यक्रम गड़बड़ा जाएगा। अब इतनी जल्दी दूसरे कार्यक्रम की तैयारी संभव न थी। प्रशस्ति को जब अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टर सागर अस्पताल के मुख्य द्वार पर ही प्रशस्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सहारा देकर उसे व्हील चेयर पर बैठाया। वार्ड बॉय व्हील चेयर को लेकर उनके कक्ष की ओर चल दिया। डॉक्टर साहब चिंता की कोई बात तो नहीं है ना? डॉक्टर सागर ने प्रशस्ति के चेहरे पर एक उचटती हुई दृष्टि डाली और फिर गंभीर स्वर में बोले, मैडम, बिना जांच किए मैं कुछ नहीं बता सकता। डॉक्टर सागर का व्यक्तित्व काफी गंभीर मालूम पड़ रहा था, अतः प्रशस्ति चाहकर भी कुछ और न कह पाई। अपने कक्ष में पहुंचकर डॉक्टर सागर ने प्रशस्ति को मेज पर लेटा दिया और फिर उसके पंजों की जांच करते हुए बोले, लगता है हल्का सा फ्रैक्चर हो गया और एक्सरे करवाना पड़ेगा, तभी स्पष्ट रूप से कुछ पता चल पाएगा। लेकिन आज शाम को तो हमारा कार्यक्रम है। तभी कक्ष में घुस रही मिलन ने चिंतित स्वर में कहा। डॉक्टर सागर की बात सुनकर वो बुरी तरह से परेशान हो उठी थी। मैं जरूर आऊंगा आपको देखने। जी मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर? मिलन बुरी तरह से चौंक पड़ी। उसके होठ कुछ कहने के लिए थर्राए, किंतु वो जड़ होकर रह गई। डॉक्टर सागर की दृष्टि उसके अंतर मन तक को बींधे डाल रही थी, किंतु वो कुछ कह पाने में असमर्थ थी। काफी देर तक सन्निपात की स्थिति में खड़े रहने के बाद उसने किसी तरह अपने आप को संभाला और बोली, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं कहना चाहती थी कि हम लोगों को अभ्यास के दौरान इस प्रकार की चोटें आती रहती हैं। आप इन्हें कोई दर्द का इंजेक्शन दे दीजिए ताकि ये अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर सके। देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ और शरीर की सुरक्षा की कीमत पर डांस करने की अनुमति मैं नहीं दे सकता। डॉक्टर सागर ने टूक शब्दों में अपना फैसला सुना दिया। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? आज की नृत्य नाटिका में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसी की है। मिलन का स्वर कातर हो उठा था। मैडम, डांस आपके लिए कुछ भी होगा, लेकिन मेरे लिए समय काटने का साधन मात्र है और इस खेल के लिए मैं अपने मरीज के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। डॉक्टर सागर का स्वर सख्त हो गया। फिर कुछ सोचकर शांत स्वर में बोले, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना, तो मरीज को किसी दूसरे डॉक्टर के पास आप ले जा सकती हैं। मिलन के होठ एक बार फिर कांप कर रह गए। वो चाहकर भी कुछ ना कर सकी। प्रशस्ति जानती थी कि मिलन ने इस कार्यक्रम के लिए बहुत मेहनत की है, इसीलिए उसका व्यथित होना स्वाभाविक है। अपना दर्द भूलकर उसने मिलन का हाथ पकड़कर मुस्कुराने की कोशिश की। मिलन तुम परेशान मत हो, एक्सरे हो जाने दो, देखना कुछ नहीं निकलेगा। और आज रात अपना कार्यक्रम हम अवश्य करेंगे, और ऐसा कार्यक्रम जिसे लखनऊ वाले कभी भूल नहीं पाएंगे। मिलन चाहकर भी नहीं मुस्कुरा पाई। डॉक्टर सागर प्रशस्ति को लेकर
एक्सरे कक्ष में चले गए। मिलन के कानों में डॉक्टर सागर के शब्द अंगार की भांति दहक रहे थे। डांस आपके लिए कुछ भी होगा, लेकिन मेरे लिए समय काटने का साधन मात्र है। उसके कानों ने वर्षों पहले भी इन्हीं शब्दों को सुना था। उसके पिता की नियुक्ति तब लखनऊ में ही थी। हेमंत उसका पड़ोसी और सहपाठी था। साथ खेलते और पढ़ते पढ़ते दोनों कब इंटर में पहुंच गए पता ही नहीं चला। मिलन हेमंत के प्रति एक अजीब से आकर्षण का अनुभव करने लगी, जिसे चाहकर भी वो कोई नाम नहीं दे पाती थी। हेमंत भी उसे अपना अच्छा दोस्त मानता था। वो कभी भी उसकी कोई बात नहीं टालता था। कॉलेज के वार्षिकोत्सव में जब उन दोनों ने एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत की, जिसकी बहुत प्रशंसा हुई थी,
पतवार हम तुम चल दे दुनिया के पार दुनिया। नैन तो नैन नाही मिला, दिखत सूरत आवत लाज सैया। नैन तो नैन नाही मिला, नैन तो नैन। और भातखंडे संगीत अकादमी के निदेशक उस समारोह के मुख्य अतिथि थे। समारोह के बाद उन्होंने कहा, तुम दोनों में नैसर्गिक प्रतिभा है। अगर मेहनत करो तो कला के क्षेत्र में शिखर तक पहुंच सकते हो, और यदि तुम लोग चाहो तो मैं अपनी अकादमी में प्रवेश के साथ साथ तुम्हें छात्रवृत्ति भी दिलवा सकता हूँ। धन्यवाद सर, लेकिन हमारा उद्देश्य तो डॉक्टर बनना है। हेमंत ने बिना एक पल गवाए उत्तर दिया। डॉक्टरेट तो तुम कला के क्षेत्र में भी कर सकते हो। सर, हम लोग संगीत वाला नहीं बल्कि मरीज वाला डॉक्टर बनना चाहते हैं। जैसी तुम्हारी मर्जी। निदेशक ने हेमंत की पीठ थपथपाई, फिर बोले, वैसे हमारे संस्थान के दरवाजे तुम्हारे जैसे प्रतिभावान छात्रों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। अगर कभी विचार बदले तो आ जाना। ये सुन मिलन ने कहा, हेमंत, हमारी छुट्टियां होने वाली हैं, क्यों ना हम लोग थोड़े दिनों के लिए संगीत अकादमी ज्वाइन कर लें। हम सर की बात भी रह जाएगी और हमें भी कुछ सीखने का मौका मिल जाएगा। लेकिन इससे हमारी पढ़ाई पर असर नहीं पड़ेगा। कोई असर नहीं पड़ेगा। शाम के समय तुम लोग खेलते या घूमते होगे, उस समय आ जाना। हमारे यहाँ सायकालीन कक्षाएं भी चलती हैं। प्लीज हेमंत, क्या हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? अब तो इनकार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। हेमंत ने आज तक मिलन की कोई बात नहीं टाली थी, फिर ये बात कैसे टालता। दोनों संगीत अकादमी की सायकालीन कक्षाओं में जाने लगे। उनके निदेशक सच्चे जौहरी थे। उन्होंने रत्नों की पहचान कर ली थी और कुछ ही दिनों में हेमंत और मिलन न केवल भरतनाट्यम में पारंगत हो गए, बल्कि एक अंतर्राज्यीय प्रतियोगिता में पुरस्कार भी जीत लाए। गीत गाया पत्थरों ने, गीत गाया पत्थरों ने, सांसों के तार पर धड़कन की ताल पर, सांसों के तार पर धड़कन की ताल पर, दिल की पुकार का रंग भरे प्यार का गीत गाया, गीत गाया पत्थरों ने। पथरीले होठों से निकला है नगमा, अलबेला दर्दीला, मस्ती भरी जिंदगी का, चमके मोहब्बत के पहलू हजारों, पैगाम है बेखुदी का। मौसम के साज पर, मौसम के साज पर, मस्तानी गूंज में रूठी पुकार का रंग भरे प्यार का गीत गाया, गीत गाया पत्थरों ने। ये धरती ये अंबर यादों के होठों के गूंजा करेंगे तराने,
पुरस्कार जीतने वाले दिन हेमंत ने पहली बार अपने प्यार की अभिव्यक्ति भी की थी और मिलन को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। वो बहुत प्रसन्न थे और उसने तो नृत्य को ही अपना करियर बनाने का निश्चय कर लिया था। और हेमंत को जब इस बात का पता चला तो उसने समझाया, गीत संगीत शौक पूरा करने के लिए तो ठीक है यार, लेकिन इसके सारे पूरी जिंदगी नहीं काटी जा सकती। जिंदगी जीने के लिए कुछ तो करना जरूरी है ना भाई। हम कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ करेंगे, लेकिन नृत्य के क्षेत्र में देखना, एक दिन पूरे देश में हमारा नाम होगा। भाई मुझे तो तुम माफ कर दो, तुम्हारे कहने पर इतने दिन का कोर्स कर लिया, यही बहुत है। अब मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। मुझे हर हालत में मेडिकल में सेलेक्ट होना है। हेमंत ने अपना निर्णय सुना दिया। मिलन ने बहुत समझाया लेकिन हेमंत नहीं माना। वो अपने निर्णय पर बिल्कुल अडिग रहा और 1 वर्ष पश्चात उसे लखनऊ मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया। मिलन ने नृत्य की पूर्णकालीन कक्षाओं में प्रवेश ले लिया और दोनों अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे। इसी के साथ उनका प्यार भी आगे बढ़ रहा था। आजा पिया तोहे प्यार दूं, हो गोरी भैया तो पे वार दूं। किस लिए तू इतना उदास, सूखे सूखे होंठ, अखियों में प्यास, किस लिए हो। आजा पिया तोहे प्यार दूं, हो गोरी भैया तो पे वार दूं।
और एक दिन हेमंत मिलन को अपनी माँ से मिलवाने अपने घर ले गया। माँ ने पहली ही नजर में बेटे की पसंद को पसंद कर लिया और बातों ही बातों में उन्हें पता चला कि मिलन नृत्य की शिक्षा ग्रहण कर रही है। तो उन्होंने समझाया, बेटा क्या तुम नृत्य छोड़ यहाँ हमेशा के लिए रह सकती हो? मिलन ने माँ की बात का कोई उत्तर नहीं दिया, सिर झुकाकर चुप हो गई। वापस लौटते समय रास्ते में हेमंत ने मिलन से पूछा, मिलन तुमने क्या सोचा है? किस बारे में? माँ ने जो तुमसे कहा उस बारे में। मिलन ने अपनी बड़ी बड़ी पलकों को उठाकर हेमंत की ओर देखा और फिर बोली, हेमंत, तुम जानते हो कि माँ की ये मांग पूरी कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। अगर ये मांग मेरी हो, क्या तुम तब भी इनकार करोगी? हेमंत, मेरा इम्तिहान मत लो। ये जिंदगी एक इम्तिहान है जिसे देना ही पड़ता है, और मैं जानता हूँ कि मेरे प्यार की खातिर तुम अपना ये शौक छोड़ सकती हो या नहीं। ये मेरा शौक नहीं, यही मेरा प्यार है। और मैं? तुम मेरा पहला प्यार हो। अगर तुम मेरी जिंदगी हो तो नृत्य ये मेरी आत्मा है। तुम मेरा दिल हो तो नृत्य मेरी धड़कन। मैं दोनों में से किसी एक के बिना नहीं रह सकती हूँ हेमंत। तुम्हें होगा डांस से प्यार, लेकिन मैं नफरत करता हूँ इससे। इसकी वजह से हमारे बीच में एक दीवार खड़ी हो गई है। तुम ऐसा क्यों सोचते हो हेमंत? हमारे बीच कोई दीवार नहीं आ सकती। तुमसे मिलन ही इस मिलन के जीवन का लक्ष्य है। शायरी करना छोड़ो, यथार्थ के धरातल पर उतरो। डांस तुम्हारे लिए बहुत कुछ होगा, किंतु मेरे लिए समय काटने का सिर्फ एक साधन मात्र है, और इसके लिए मैं अपने घर की शांति बर्बाद नहीं कर सकता। आज तुम्हें मुझ में और डांस में से किसी एक को चुनना होगा। हेमंत का स्वर बिल्कुल कड़ा हो गया और आर पार का फैसला करना चाहता था वो। हेमंत, मुझे तुम दोनों चाहिए। किसी एक के बिना मेरी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। हेमंत के जबड़े सख्ती से भींच गए। मिलन रास्ते पर सिसकती रही, लेकिन हेमंत ने उसे चुप कराने की कोशिश तक नहीं की। उसे घर छोड़ वो चुपचाप वहां से लौट आया। अगले दिन मिलन जब मिली तो उसकी आंखें सूजी हुई थी। उसने सोचा शायद हेमंत ने अब तक अपनी जिद छोड़ दी होगी, लेकिन उसका अंदाजा बिल्कुल गलत निकला। हेमंत ने मिलते ही बिना किसी भूमिका के अपना प्रश्न दोहरा दिया और उस दिन मिलन फूट फूट कर रोई, किंतु हेमंत का मन नहीं पसीजा और उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। संयोग से अगले ही दिन मिलन के पिता का तबादला कलकत्ता हो गया। मिलन ने जब फोन करके इसकी सूचना हेमंत को दी तो वो बोला, मिलन, भौगोलिक दूरियों से प्यार में कोई कमी नहीं आती। जाने से पहले इतना बता देना कि तुम्हें हमारी बात मंजूर है या नहीं। जवाब में फोन पर मिलन की सिसकारियां गूंजती रहीं। थोड़ी देर बाद हेमंत ने झल्लाकर फोन काट दिया। वो मिलन का उत्तर समझ गया था, तभी उससे मिलने भी नहीं आया। मिलन ने उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन असफल रही और हेमंत से मिले बिना ही मिलन को लखनऊ छोड़ना पड़ा। दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए। दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। दिल तो है
तो दोस्तों, अभी आप जो कहानी सुन रहे थे मिलन, इसे आपके लिए लिखा था संजीव जायसवाल संजय जी ने। इसका दूसरा और अंतिम भाग आप सुन पाएंगे इसी समय इसी दिन अगले हफ्ते। ये कहानी आपको कैसी लग रही है, इसके बारे में आप हमें ईमेल द्वारा सूचित कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, fmgoldAIRdelhi@gmail.com। अगर आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753, यानी 9868868753। इस कहानी में जो कलाकार भाग ले रहे थे, मैं उनका परिचय भी आपसे करवा दूं। डॉक्टर हेमंत सागर, अनुपम हरियाणवी, प्रशस्ति प्रीति मोहन और मिलन रॉय के रूप में मैं यानी रश्मि कुकरेती। तो इसी के साथ ये कार्यक्रम यानी पानी पर लिखी कहानी यहीं समेटते हैं। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। छोटी सी कहानी से, बारिशों के पानी से सारी बातें भर गई। छोटी सी कहानी से, बारिशों के पानी से सारी बातें भर गई। ना जाने क्यों दिल भर गया, ना जाने क्यों ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। अभी आप सुन रहे थे पानी पर लिखी कहानी। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। निगाहों के साए, ये दिल और